इससे आगे हम स्टार्ट करेंगे और यही वो टॉपिक है। एक कल की क्लास में हमने कौन सा कर लिया था, एटॉमिक मास। अब ये एक नहीं होते, ये चार होते हैं। एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, ये भी कर लिया था कल की क्लास में, मोलर मास और फॉर्मूला मास, ये चार होते हैं। ठीक है, एटॉमिक मास का सीधा सीधा मतलब है एक एटम का मास। जैसे कार्बन का 12 है, तो बताइए एक बार सल्फर का मास क्या होगा, बोलो कितना? 32। सही जवाब है 32, और वो भी क्या, यूनिफाइड। तो ये हो गया सल्फर का हमारा 32 यूनिफाइड, 32 यूनिफाइड एक एटम का मास। अच्छा, मॉलिक्यूलर मास CO2 का देख लो 44 हो गया। ऐसे ही H2O का बताइए एक बार कितना हो गया, कितना होगा, 80। ये हो गया आपका 2 प्लस में 16, आंसर आया 18, और ये यूनिफाइड, ये भी मॉलिक्यूलर मास। लेकिन जब नाम आता है ना मोलर मास, तो आपकी SI यूनिट क्या हो जाती है, ग्राम पर मोल। इसके बारे में पूरी डिटेल में पता लगेगा जब हम मोल कॉन्सेप्ट करेंगे। और एक बात अच्छी तरह से अभी समझ लो, पहला चैप्टर है सम बेसिक प्रिंसिपल। जो मोल कॉन्सेप्ट है ना, ये वो चीज है जो आपकी नीट और मेन में आएगी। असली चीज पूरे चैप्टर में कुछ है तो वो ये है मोल कॉन्सेप्ट। ये इतना वाइड और इतना वैरायटी है इसके अंदर, इतने न्यूमेरिकल बनते हैं कि नीट और मेन वाले इसी पे क्वेश्चन पूछते हैं मोल कॉन्सेप्ट। तो जब ये शुरू होगा ना, उस दिन उसके पूरे एक वीक में कोई छुट्टी वगैरह कुछ मत करियो, पूरा समझ में आ जाएगा, पूरा अच्छी तरह से। तुम्हारी क्लास में इतने बच्चों को नहीं पता होगा इतना तुम्हें पता होगा मोल कॉन्सेप्ट के बारे में। लास्ट में कौन सा आता है, फॉर्मूला मास। फॉर्मूला मास में आमतौर पर आयनिक कंपाउंड आते हैं। कौन कौन से? आयनिक, ठीक है ना। NaCl आयनिक है, तो इसमें Na का कितना हो गया, 23, Cl क्या हो गया 35.5, और आंसर आया 58.5। तो ये चार सेक्शन होते हैं आपके, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास और फॉर्मूला मास। तुम्हारे इस नोट्स में इस बच्चे ने अभी इतना आसान था, इसने इसको लिखा नहीं, तो इसको नोट कर दो भाई, नोट्स में ही खाली जगह हो उसमें कर दो। कुल मिला के ये चार ही मास तुम्हें पूरे साल पढ़ने को मिलेंगे। कई जगह मोलर मास, सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट तो मोलर मास ही है। हो गया नोट सभी का। अब आ जाओ NCERT निकाल लो, और इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन तब कर पाएंगे जब हम NCERT का ये हाईलाइट पोर्शन करेंगे। सबसे पहले NCERT का फर्स्ट पेज निकाल लो भाई। NCERT का पहला पेज, इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, टॉपिक है 1.1 इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, बस इतना बता दो। पूरी केमिस्ट्री में केमिस्ट्री का एक ऐसा यूज बता दो जो डेली लाइफ में सबसे ज्यादा होता है। डेली लाइफ में केमिस्ट्री का एक यूज जो सबसे ज्यादा होता है और जिसके अंदर सबसे ज्यादा पैसा है, उससे ज्यादा पैसा कहीं नहीं है। सॉल्ट नहीं, हम डे टू डे लाइफ में केमिस्ट्री का सही जवाब है मेडिसिन। मेडिसिन जो है, ड्रग्स जिसे बोलते हैं ड्रग्स, इसका सबसे ज्यादा अगर केमिस्ट्री का कहीं इस्तेमाल हो रहा है तो वो दवाइयों में हो रहा है, मेडिसिन। ठीक है, अब इस मेडिसिन में इसी इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री में अगले पेज पे अगर हम आए तो दो मेडिसिन दे रखी है, और उससे ऊपर फर्स्ट पैरा में केमिस्ट्री प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन मीटिंग ह्यूमन नीड ऑफ फूड, हेल्थ केयर, वही आगे मेडिसिन आ गया,
प्रोडक्ट एंड अदर मटेरियल। और उसके जस्ट नीचे आ जाओ, सिमिलरली मैनी लाइफ सेविंग ड्रग, दो ड्रग के नाम दे रखे हैं, एक का नाम है सिस्प्लेटिन और क्या है टैक्सॉन। ये कहाँ इस्तेमाल होते हैं? आंसर है कैंसर, कैंसर थेरेपी, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा AZT जिसकी फुल फॉर्म है एजिडोथाइमिडीन, अंडरलाइन करते रहना भाई। ये कहाँ इस्तेमाल होता है? एड्स विक्टिम, एड्स जो पेशेंट हैं वो इसका यूज यहाँ करते हैं। इसी पेज के लेफ्ट के टॉप पे देखो, जहाँ जहाँ पर केमिस्ट्री इस्तेमाल होती है, केमिकल इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग, फर्टिलाइजर। देखो एक बार, तुम्हारे पास एनसीईआरटी नहीं है यार, ये तो बिग ब्लो हो गया। केमिकल इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग, फर्टिलाइजर। एक तो वहाँ बैठ जाओ, वहाँ पे आपका क्या नाम है? शुभम। शुभम आज के लिए यहाँ बैठ जाओ, अगर ये कल से नहीं लाए तो भाई देखते हैं। आप वहाँ बैठ जाओ, वहाँ पे जाके, ऐसे तो तुम बैठे रह जाओगे। अच्छा, सबसे टॉप पे केमिकल इंडस्ट्री मिल गया सभी को। केमिकल इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग, फर्टिलाइजर, अल्कलाई, एसिड, सॉल्ट, डाइज, पॉलीमर, ड्रग्स, ड्रग्स पे सर्कल लगा लो, सोप एंड डिटर्जेंट, मेटल, एलॉय एंड अदर इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक केमिकल, ये सारे के सारे यूज हो रहे हैं कहाँ पे? केमिस्ट्री के अंदर। दो ड्रग्स आपके सामने हैं, फिर सीधा नीचे आ जाओ, मैंने सारी अंडरलाइन कर रखी हैं, तो इनको बहुत कम टाइम मिलेगा हमें, बहुत जल्दी से जल्दी ये खत्म हो जाएगी, ठीक है। ये भी हो गया खत्म। और आगे अगर हम देखें तो टॉपिक आता है 1.2 जिसका नाम है नेचर ऑफ मैटर। नेचर ऑफ मैटर, मैटर की ब्रॉडली क्लासिफिकेशन क्या होती है? सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा भी होती है वैसे तो एक और भी होती है, कौन सी देखते हैं भाई, फिफ्थ क्लास भी होती है। वैसे ब्रॉडली तो तीन ही होती है, प्लाज्मा और वो एक और है, उसको देखेंगे। सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब देखो इन सॉलिड लिक्विड गैस के लिए वॉल्यूम और यहाँ क्या है? शेप। तो V and S, V and S, अगर तुम देखोगे सॉलिड के लिए तो क्या है भाई? वॉल्यूम और शेप क्या होती है? फिक्स होती है, ठीक है। यहाँ पर ये फिक्स है लिक्विड में, लेकिन शेप फिक्स नहीं है। यहाँ पे कुछ भी फिक्स नहीं है, तो ये होती है तुम्हारा सॉलिड लिक्विड गैस, ठीक है। अब इस चैप्टर के अंदर मैटर को क्लासिफाई किया गया है, तो ये दो तरह से क्लासिफाई होता है। एक का नाम है मिक्सचर और एक का नाम है प्योर सब्सटेंस। भाई प्योर सब्सटेंस में बहुत इंपॉर्टेंट आएंगे आपके एलिमेंट और कंपाउंड, एलिमेंट और कंपाउंड। और मिक्सचर में आपके दो आएंगे, एक का नाम है, ये तो हो गया होगा आपका, वेरी गुड, होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर, और एक का नाम है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर दो हो गए। आज तक ना जब पूछा गया है एग्जाम में वो होमोजेनियस हेटेरोजेनियस पूछा गया है, वो बाकी सब इतना आसान है कि आज तक आया ही नहीं। तो फिर से भाई सबसे पहले मैटर क्या होता है? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस, उसे क्या बोलते हैं हम? मैटर। अंडरलाइन करो 1.2 नेचर ऑफ मैटर। सेकेंड लाइन, एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। होगी डेफिनेशन खत्म। और उससे आगे अगर हम चलें तो ये कुछ डेफिनेशंस हैं, इसकी डेफिनेशन तो होगी। मिक्सचर की डेफिनेशन के लिए कोड क्या है? कोड आंसर है एनी रेशियो। कोई दो सब्सटेंस किसी भी रेशियो में मिल जाए उसे मिक्सचर बोलते हैं। नवरत्न की जो नमकीन है ना, उसको भी मिक्सचर ही बोलते हैं। अरे एक बार तुम नवरत्न के एक पैकेट लेके आए नवरत्न मिक्सचर का, तो क्या कंफर्म है क्या इसके अंदर 50 मूंगफली होंगी, 50 काजू होंगे, 50 दाल होंगी? कंफर्म है क्या? अगले पैकेट में हो सकता है रेशियो अलग हो, तो इसीलिए कहते हैं इसको क्या हम? मिक्सचर। इसमें रेशियो फिक्स नहीं होता। अब आया समझ में?
टी भी इसका एग्जाम्पल दे रखा है, चाय। तुमने आज चाय बनाई तो ये कंफर्म है कि जो चाय पत्ती तुमने डाली है उसको उसके 350 पार्टिकल डाले हैं इस चाय पत्ती के, और कल भी तुम 350 डाल रहे, कंफर्म है। तो चम्मच से डाल देते हो खत्म। तो इसे क्या कहते हैं हम, मिक्सर। इसमें रेशियो फिक्स नहीं होती। ये दो तरह के होते हैं, एक होमोजीनियस और एक होमोजीनियस, वो जिसे हम खुली आंखों से सेपरेट नहीं कर सकते। अभी मैं अंदर जाऊँ और एक कांच के गिलास में पानी में 1 चम्मच नमक घोल के ला के तुम्हें ऐसे करके दिखाऊं और पूछूं बताओ इसमें क्या घोला है मैंने, बता दो कि तुम देख के? हो सकता है मैंने चीनी बोल दी हूँ, नहीं बता सकते ना। यू कैन नॉट सेपरेट विद योर नेक्ड आई, और यहाँ पर हम कहेंगे यू कैन सेपरेट विद योर नेक्ड आई। अब मैं यहाँ पर जाके चीनी में चाय पत्ती डाल के ले आऊँ और तुम्हारे सामने दिखाऊँ ऐसे करके, तुम देख के बता दोगे ये चीनी है ये चाय पत्ती है, यानी आप सेपरेट कर पाए ना। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, हेटेरोजेनस मिक्सचर बोलते हैं। यू कैन सेपरेट विद योर नेक्ड आई, खुली आंखों से सेपरेट कर दोगे इसको, ठीक है। तो इसलिए बुक में इसकी डेफिनेशन क्या दे दी इन्होंने, जिसकी यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है, यानी दिखने में एक जैसा होता है, उसे क्या कहते हैं हम, होमोजेनस मिक्सचर। और जिसकी नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है, दिखने में अलग अलग, तो उसे क्या बोलते हैं हम, हेटेरोजीनस मिक्सचर। बोलो आया कि समझ में? ठीक है। दूसरा डिफरेंस क्या है, कैन बी, कैन नॉट बी सेपरेट विद योर नेक्ड आई। खुली आंखों से तुम इसको सेपरेट नहीं कर सकते। एग्जाम्पल है सॉल्ट प्लस वाटर। बोलो आया समझ में? आ जाओ यहाँ पे। इसी का उल्टा क्या, कैन बी सेपरेट विद नेक्ड आई, और इसका एग्जाम्पल है सैंड प्लस सॉल्ट। रेत में सॉल्ट मिला के ले आऊं मैं, तो तुम खुली आंखों देख के बता दोगे ये आपका नॉन यूनिफॉर्म है, ये रेत है ये सॉल्ट है, बता दिया आपने, ठीक है। तो ये हो गया आपका होमोजेनस हेटेरोजेनस। अब तक सबसे ज्यादा एग्जाम में यही पूछा गया है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन होमोजेनस एंड हेटेरोजेनस मिक्सचर। रही बात मिक्सचर की डेफिनेशन की, तो जल्दी से अंडरलाइन करो भाई मिक्सचर की डेफिनेशन में क्या है। मिक्सचर की डेफिनेशन जहां पर ये फिगर दे रखा है 1.2 मिल गया, उसके जस्ट नीचे देखो, ए मिक्सचर कंटेन 2 और मोर सब्सटेंस प्रेजेंट इन इट इन एनी रेशियो। मिल गया। जो फिगर है उसके नीचे अगर आप देखोगे फिगर 1.2 के नीचे, तो वहाँ पर फॉर एग्जांपल दे रखा है शुगर सॉल्यूशन इन वाटर, एयर, टी एटसेट्रा, ऑल आर मिक्सचर। अब डेफिनेशन शुरू होती है यहाँ से, क्या, मिक्सचर कंटेन 2 और मोर सब्सटेंस प्रेजेंट इन इट इन एनी रेशियो, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज एनी रेशियो जो बोला है उन्होंने। और थोड़ा नीचे आ जाओ, होमोजेनस मिक्सचर पे अंडरलाइन कर लो और उसके नीचे ढूंढो, कहीं ना कहीं लिखा होगा यूनिफॉर्म थ्रू आउट। मिल गया होमोजेनस मिक्सचर, उसके नीचे कहीं ना कहीं लिखा होगा यूनिफॉर्म थ्रू आउट। और थोड़ा नीचे आ जाओ, हेटेरोजेनस मिक्सचर, उसके नीचे लिखा होगा नॉन यूनिफॉर्म थ्रू आउट। मिल गया। बस इतना ही, कोड पे ध्यान देना है। आगे है, ये सारा होता है खत्म, ये नोट कर लिया सभी ने। तो भाई ये था तुम्हारा मिक्सचर, जिसका कोड क्या था, एनी रेशियो। किसी भी रेशियो में मिक्स कर दो तो आपको मिक्सचर मिल जाएगा। लेकिन अगर रेशियो फिक्स हो तो फिर वो भाई मिक्सचर नहीं हुआ, अब तो वो क्या हो गया, कंपाउंड। इसको बोलते हैं फिक्स रेशियो। और तो इसके प्योर सब्सटेंस को ही बोलते हैं फिक्स कंपोजिशन। चलो एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। जैसे एलिमेंट है, एलिमेंट किसे कहते हैं भाई, मान लो ये एल्यूमिनियम का एक टुकड़ा है, एल्यूमिनियम का ब्लॉक है ये।
अब बताओ, अगर ये पूरा एल्यूमिनियम का ही ब्लॉक है तो इसके इस कोने में जो एटम होगा वो किसका होगा? एल्यूमिनियम का होगा। अच्छा, इस कोने में जो एटम होगा ये किसका होगा? यानी डेफिनेशन क्या बोलती है एलिमेंट की? जो एक ही तरह के एटम से मिलकर बना हुआ होता है उसे बोलते हैं एलिमेंट, विच इज मेड अप बाई ओनली वन काइंड ऑफ एटम। चलो डेफिनेशन एनसीईआरटी में जाओ और एलिमेंट की डेफिनेशन पे आ जाओ। एलिमेंट एलिमेंट एन एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल। बस यही कर मिल गया, ये हो गया। अब आ जाओ कंपाउंड पे। कंपाउंड की डेफिनेशन पे देखो। कंपाउंड ये तो आसान था, समझ में भी आ गया होगा। कंपाउंड देखो, एक कंपाउंड का नाम लिख दिया मैंने H2O। H2O आप कहीं का ले लो, नरेला का ले लो या न्यूयॉर्क का ले लो, इसकी जो रेशियो है वो सेम रहेगी, फिक्स रहेगी। भाई कैसे? मास रेशियो निकालियो। हाइड्रोजन का मास बताइए कितना हो गया? हाइड्रोजन एक होता है ना, तो 2 हाइड्रोजन 2 हो गया। 2 रेशियो। ऑक्सीजन का मास बताओ 16। रेशियो निकालियो। ये जो रेशियो है ना 1:8, ये रेशियो तुम वर्ल्ड में कहीं चले जाओ पानी की ये रेशियो मिलेगी, इसे बोलते हैं फिक्स रेशियो। चलो रजिस्टर दिखाना, देखते कितना दिमाग है तुम्हारे अंदर। कार्बन डाइऑक्साइड में रेशियो निकाल के देखो। कार्बन डाइऑक्साइड की रेशियो ये नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड की रेशियो भैया भी तो और भी कैंसिल हो गए। वेरी गुड, ये है 3:8। मधुर लीना मैं तो सीधा 4 से काटते ना, 3:8 आ गया भाई। और ना ये वाला पोर्शन भी तुम्हारा आगे आने वाले टॉपिक में आएगा। कार्बन डाइऑक्साइड भी पूरे वर्ल्ड में चले जाओ, इसकी रेशियो फिक्स है। कार्बन 12, इसका क्या हो गया 32, तो ये हो गया 3:8 एंड दिस इज फिक्स। आया बोलो, आया समझ में? कंपाउंड किसे कहते हैं? जिसमें जो एलिमेंट होते हैं वो फिक्स रेशियो के साथ होते हैं। तो डेफिनेशन क्या बोली है? When 2 or more atoms of different element combine, the molecule of compound is formed। और इसमें कहीं ना कहीं आप ऊपर लिख लो फिक्स रेशियो। ठीक है, तो एलिमेंट हो गया, कंपाउंड हो गया। प्योर सब्सटेंस की डेफिनेशन क्या होगी? जाओ भी प्योर सब्सटेंस के ऊपर जाओ, डेफिनेशन में देखो एक लाइन बस। दे हैव फिक्स कंपोजिशन। ढूंढो, मिला प्योर सब्सटेंस में दे हैव फिक्स कंपोजिशन, मिल गया। इसे कहते हैं प्योर सब्सटेंस। तो ये सारी डेफिनेशन होगी खत्म, जिनमें से जो इंपॉर्टेंट थी वो थी होमोजीनियस और हेटेरोजेनियस मिक्सचर, जो अब तक एग्जाम में आई हुई है। बाकी ये बुक में है तो बुक की तो हर चीज को हम पढ़ेंगे और क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। चलो अब देखते हैं तुम्हारी नॉलेज। सॉलिड से लिक्विड में चेंज होना और लिक्विड से गैस में चेंज होना, एक एक करके बताओ। सबसे पहले ये बताओ, लिक्विड से गैस में चेंज होने को क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन। बिल्कुल सही जवाब, इवेपोरेशन। अब बताइए एक बार, सॉलिड से लिक्विड में चेंज होने को क्या बोलते हैं? क्या? मेल्टिंग। मेल्टिंग, ठीक है। अब बताइए, सॉलिड से गैस में चेंज होने को क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। इसको बोलते हैं सब्लिमेशन। अब इनके आंसर दियो। गैस से लिक्विड में चेंज होने को क्या बोलते हैं? क्या? नहीं नहीं नहीं, गैस से लिक्विड बोलो। कंडेंसेशन, ये होता है कंडेंसेशन। अच्छा, लिक्विड से सॉलिड को चेंज होने में फ्रीजिंग बोल लो या फिर सॉलिडिफिकेशन बोल लो, दोनों ठीक है।
क्रिस्टलाइजेशन में जो लिक्विड के अंदर के सॉलिड है वो सॉलिडिफाई होते हैं। अब बताओ इसे क्या बोलते हैं? गैस से सॉलिड को, इसको भी बोलते हैं सब्लिमेशन। एक ऐसे कंपाउंड का नाम बताओ जो सब्लिमेट होता है, सॉलिड से सीधा गैस में जाता है, बोलो। वो उसके अंदर डालते हैं ना, कपड़ों के अंदर रखते हैं। हाँ, कैम्फर हो गया, नेपथलीन बॉल। अच्छा, एक और है अमोनियम क्लोराइड है, आयोडीन है, ये सब सब्लिमेट होते हैं, ठीक है ना। ये इसी चैप्टर में आते रहेंगे। अच्छा, और आगे चलते हैं भाई, ये भी हो गया खत्म। और आगे आ जाओ, टॉपिक आ गया आपका तुम 1.3 प्रॉपर्टी ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट। प्रॉपर्टी ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट। कोई चीज तुम नोट ना कर पाओ ना तो ये रिकॉर्डिंग जो है ये लगातार चलती रहेगी तुम्हारी। अभी तो नहीं, सोमवार से तुम्हारे एडमिशन होंगे तब व्हाट्सएप ग्रुप बन जाएगा, तब ये सारी रिकॉर्डिंग आ जाएगी तुम्हारे पास। कोई छुट्टी भी अगर मान लो करता है, या कोई आकाश वगैरह पे कोई कोचिंग लेने जा रहा है तो बाई चांस उसे जाना पड़ गया वहाँ पे, तो तुम्हें सब रिकॉर्डिंग मिलेगी, संडे क्लास की भी रिकॉर्डिंग मिलेगी। अच्छा, अब यहाँ पे आते हैं 1.3 प्रॉपर्टी ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट। अब देखना एक बार ध्यान से, दो तरह से मेजरमेंट को डिस्क्राइब किया गया है। तो क्या कहा गया है? फिजिकल प्रॉपर्टी, और एक को कहा गया है केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी और डिफरेंस बड़ा सिंपल है। फिजिकल प्रॉपर्टी ये वो प्रॉपर्टी होती है अगर तुमने इनको ऑब्जर्व करने की कोशिश करी, मेजरमेंट को करने की कोशिश करी, तो इनमें कोई बदलाव नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, मान लो तुमने एक सोल्यूशन है उसको देखा, उसका कलर था येलो, तुमने आंखों से देख लिया येलो। अरे तो आंखों से देख लिया येलो तो क्या वो ग्रीन थोड़ी ना हो जाएगा थोड़ी देर में? तुमने देख लिया इसलिए वो ग्रीन हो गया, ऐसा थोड़ा होता है। तो इसकी डेफिनेशन देखो क्या कह रही है। फिजिकल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन कह रही है, these are those property which can be measured or observed without changing the identity of or composition of the substance। यानी अगर आप तुमने इसको मेजर किया तो इसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये समझ में ना आया तो एक एग्जाम्पल और देखो। ये देखो, ये सॉल्यूशन है केमिस्ट्री लैब के अंदर और इसका टेम्परेचर है 78 डिग्री सेल्सियस। तुमने थर्मामीटर डाला, देखा 78 डिग्री सेल्सियस, तो क्या तुम्हारे थर्मामीटर डाल के देखने में 78 से 79 हो जाएगा? क्या ये वही रहेगा ना? इसकी आइडेंटिटी चेंज हुई नहीं। इसीलिए बोला गया है कि फिजिकल प्रॉपर्टी वो होती है जिनको अगर आपने मेजर किया तो उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं होती। जल्दी से अंडरलाइन कर लो। सम एग्जांपल ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी आर कलर, ऑर्डर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी एक्सेट्रा। बोलो, आया समझ में भाई कुछ? अब आ जाओ केमिकल प्रॉपर्टी में। अगर तुमने इसको मेजर करने की कोशिश की तो इसकी आइडेंटिटी चेंज हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, ये देखो, इसमें एसिड डाल रखा मैंने और मैं तुमसे कह रहा हूं चलो मेजर करके दिखाओ इसकी पीएच क्या है। अब एसिड है तो पीएच कितनी होगी भाई? 7 से कम होगी ना, 7 से कम होगी ना, 7 के अंदर तक हो जाएगी अगर एसिड है तो तुमसे मैंने बोल दिया पीएच क्या। अच्छा, किसी बच्चे को पीएच कैलकुलेट करनी आती है? वैसे कैसे करते हैं पीएच मेजरमेंट? पीएच पेपर ठीक है भाई, लिटमस पेपर बोलते हैं उसको, ठीक है ना? वही मैं बोलने वाला हूँ। उसका नाम है फिनेप्थलीन सॉल्यूशन। फिनेप्थलीन सॉल्यूशन की एक बोतल आती है, लैब में रखी होती है। इस बोतल में क्या होता है?
कलर होते हैं, ये सारे कलर बैंड है, 1 2 3 4 5 6 7, बहुत सारे कलर होते हैं और हर कलर के आगे pH लिखी होती है 1.5 2 2.5 3 इस तरीके से, समझ रहे हो। तुम्हें करना कुछ नहीं है, एसिड लो, ड्रॉपर से एसिड का सैंपल निकाल लो, ये निकाल लिया। अब यहाँ से ड्रॉपर से फिनाइल्फ्थीलीन सॉल्यूशन की 2-3 बूंद डालो इसमें, जैसे डालोगे तो उसका कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब उस कलर को मैच कर लो, किससे हो रहा है, अच्छा ये 3.5 से हो रहा है, तो बता दो इसकी pH है 3.5। बोलो आ गया समझ में कैसे pH कैलकुलेट करते हैं। लेकिन तुमने जितना एसिड निकाला है क्या वो प्योर बन सकता है, बन सकता है वो दोबारा से वैसे वही एसिड नहीं बन सकता ना। इसका मतलब केमिकल प्रॉपर्टी को स्टडी करने की कोशिश करोगे तो उसकी आइडेंटिटी चेंज हो जाएगी, खराब हो गया वो तो। बोला है समझ में। तो इन्होंने यही डेफिनेशन दी है, जल्दी से देखो, केमिकल प्रॉपर्टी, द मेजरमेंट ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी रिक्वायर्ड ए केमिकल चेंज टू अकर। फॉर एग्जांपल कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टी दे रखी है, एसिडिटी, बेसिसिटी, कंबस्टेबिलिटी एक्सेट्रा। बोलवाया समझ में भैया, जिनकी नई बुक है उसमें एग्जांपल ऊपर दे रखे हैं। ये थी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी का मेजरमेंट। अब मेजरमेंट में दो तरह के मेजरमेंट होते हैं, एक को बोलते हैं क्वांटिटेटिवली और एक को बोलते हैं क्वालिटेटिवली। एक का नाम है, दो तरह के मेजरमेंट होते हैं, एक का नाम है क्वांटिटेटिवली और एक का नाम है क्वालिटेटिवली। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, क्वांटिटेटिवली पढ़ रहे हैं। क्वालिटेटिवली हम कब पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 11 में पढ़ेंगे। फिलहाल तो सिर्फ क्वांटिटी पढ़ रहे हैं। क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी। देखो ये सब फिजिकल प्रॉपर्टी। मैं तुमसे कह रहा हूं भाई यहां से लेके वहां तक की दूरी 20 है। बोलो आया समझ में कुछ। टॉपिक का नाम है, अब हम यहां पहुंच गए हैं, ये टॉपिक मेजरमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी। तो हम फिजिकल प्रॉपर्टी में क्वांटिटी चेक कर रहे हैं, ठीक है ना, कितनी क्वांटिटी है। जैसे 2 किलोग्राम क्वांटिटी है, वॉल्यूम में क्वांटिटी 50 ml है, तो क्वांटिटी की फिक्स अमाउंट चेक करते हो। देखते रहो, सुनते रहो, तुम्हें सारा समझ में आ जाएगा। भाई मैंने कहा यहाँ से वहां तक की दूरी 20 है, तुम्हें पता लग गया क्या है, मैंने तो नंबर बोला है, नंबर से पता लग जाएगा वहां से आने। बताओ किसकी कमी है, यूनिट की कमी है। तो ना इस यूनिट में अगर मैं यहाँ बोल दूं यहाँ से वहां तक की दूरी 20 मीटर है, अब तुम्हें समझ में आ गया, अच्छा कितनी, ठीक है आ गया पता। तो मीटर क्या है, यूनिट है। अब यूनिट के ऊपर बहस होने लगी। बहस ये होने लगी कि एक सिस्टम था मैट्रिक सिस्टम जिसकी खोज करी थी फ्रांस ने, और एक सिस्टम था इंग्लिश सिस्टम जिसकी खोज करी थी अलग अलग कई 2-3 देश हैं जो एक साथ मिल गए थे। अब एक बात बताओ यार, अगर दूरी को मेजर करोगे तो इंडिया में दूरी को मेजर करते थे पहले कोस। किसी ने नाम सुना है कोस? भाई यहां से चंडीगढ़ की दूरी 45 कोस है। हम पता ही नहीं, हमें मेरे को भी नहीं पता कोस। अच्छा, एक कंट्री में जा रहे हैं, वो दूरी को अलग पैरामीटर से नाप रहे हैं। भाई उन्होंने अपना बना रखा है, ऐसा मतलब यूनिट अपनी बना रखी है। दूसरी कंट्री में गए, उन्होंने अपनी बना ली। ऐसे तो तुम देश विदेश घूम ही नहीं पाओगे भाई। तुम वहां गए, तुम कहोगे यार मेरे को तो कोस का ही पता है, मैं तो इंडिया से हूँ, मेरे को तो नहीं पता ये क्या कितनी दूरी का क्या यूनिट है इनकी। तो इन्होंने क्या करा, मीटिंग बनाई कि भाई ऐसा है, ड्रामे को बंद करो, पूरे वर्ल्ड में एक यूनिट को ले आओ, उसको बोलने लगे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। और फ्रेंच लैंग्वेज में इसका नाम था ली सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, तो इसको बोला गया एसआई यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम बना दिया। तुम भी देखो, टॉपिक है 1.3.1 इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। अगली 2 लाइनों को पढ़ लो भाई। द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट इन फ्रेंच, ली सिस्टम इंटरनेशनल द यूनिटी।
ठीक है ना, फ्रेंच भाषा में इसको ऐसे पढ़ते हैं। और उन्होंने घोषणा कर दी कि भाई अब कोई अपनी यूनिट नहीं बनाएगा, कोस वो सब छोड़ दो। यूनिट कैसे बनेगी, इस तरीके से बनेगी भाई, दूरी है तो मीटर, वजन है तो किलोग्राम या ग्राम, इस तरीके से उन्होंने स्टैंडर्ड बना दिए, जो आपके अगले पेज के टेबल नंबर 1.1 में दे रखे हैं। टॉप पे देख लो, सातों के सातों कल याद करके ही हो। लेंथ को किसमें मेजर करते हैं भाई, मीटर में, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। मास को किसमें मेजर करते हैं, किलोग्राम में। टाइम को सेकंड में, करंट को एम्पियर में, टेम्परेचर को, अमाउंट को मोल में, ल्यूमिनेस इंटेंसिटी को कैंडेला में। तो ये इंटरनेशनल सिस्टम में इन्होंने बना दिया भाई, ऐसे मेजर करोगे, ठीक है, कोई अपनी नहीं चलेगा। लेकिन कुछ देश इतने जिद्दी हैं, आज भी तुम वहां जाओगे ना, अमेरिका में चले जाओ, आज भी वहां लिखा होगा यहां से कैलिफोर्निया की दूरी है 50 माइल। लो कर लो चेंज, ये नहीं चलाते इनकी, मतलब जलन, एक तरह से जेलसी। अगर तुम्हें अमेरिका जाना है तो सीख के जाओ, ऐसा ही नहीं कोई वहां पर घूमोगे हैं, मेरे को पता ही नहीं इसके बारे में। वहां नहीं होता मास ग्राम में, वहां क्या चलता है, पाउंड, वजन है पाउंड, वो नहीं करते ग्राम ग्राम। तुम वहां पर, यहाँ लीटर चलेगा तो वहां क्या लेंगे गैलन, गैलन। वो अपनी ही चलाते हैं, कुछ देश वो सुनते नहीं किसी की। जैसे मान लो इंडिया भी थोड़ा जिद्दी होता और डेवलप्ड होता, तो इंडिया में आज भी क्या पढ़े होते भाई, कोस। तेरे अंदर रत्ती भर भी दिमाग नहीं है, रत्ती, रत्ती पता है क्या होता है, मिलीग्राम। अब यहाँ हम कुछ और पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो हर ये देश कुछ ऐसे हैं जहां आज भी आपको यही देख के जाना पड़ेगा। पहले देख लेना कि कौन कौन से देश में क्या क्या डिस्टेंस वगैरह के पैरामीटर हैं, यूनिट क्या है वहाँ, ठीक है भैया। अब आ गया मैट्रिक सिस्टम और इंग्लिश सिस्टम का क्या चक्कर है। हम किसको रीड कर रहे हैं यहाँ पर, मैट्रिक सिस्टम को रीड कर रहे हैं। अगला पेज, और आज का टारगेट खत्म। ये था आज का टारगेट भाई, टाइम तो खत्म हो गया। रजिस्टर के इस पे देखो, टेबल नंबर 1.3 क्या है ये, प्रीफिक्स ऑफ एसआई यूनिट। एसआई यूनिट क्या है, मीटर, और उसके आगे जो लगता है उसको बोला गया है प्रीफिक्स। जैसे आगे लग गया किलो, तो क्या बन गया, किलोमीटर। ये है मीटर, आगे ये है ग्राम, और इसके आगे अगर मान लो लग गया एम, तो क्या बन गया ये, मिलीग्राम। तो जो ये मिली है, ये किलो है, इनका इन्होंने एक सिस्टम बना दिया। 10 की पावर -15 से लेकर 10 की पावर 15, ये तुम्हारे सिलेबस में है। 10 की पावर -1 से लेके ऊपर तक, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो। 10 की पावर 1 से लेकर इसके यहाँ तक, डेका, हेक्टा, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पैटा, इतना याद करना है, ठीक है। देखो कहाँ तक है, ऊपर का 15 और नीचे का 15 पे लाइन खींच दो। डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, फेम्टो तक मैं लाइन खींच दो भाई, खींच दी, ड्रॉ कर दी, नीचे भी कर दो। डेका, हेक्टा, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, गीगाबाइट, टेराबाइट, सुना है नाम ये, मेगाबाइट, ये सारे के सारे यहीं से लिए गए हैं। अब एक इसमें अभी भी मिसिंग है, वो तुम अपने आप लिखो, क्या है मिसिंग, 10 की पावर -10 मिसिंग है। इसे क्या बोलते हैं, लिख लो, एंगस्ट्रॉम बोलते हैं इसको। रिप्रेजेंट करते हैं A0 से, कई बार आएगा ये इसी में लिख लो टेबल में, ये मिसिंग है। 10 की पावर -10 को बोलते हैं एंगस्ट्रॉम। लिख लिया सभी ने। अब आगे चलते हैं। अब ये जितने भी अभी तक हमने पढ़ा है, इसके क्वेश्चन हम कितने कर सकते हैं, एक्सरसाइज में आ जाओ भाई सबसे पहले, और देखते हैं तुमने क्या सीखा। एक्सरसाइज का 1.1 निकाल लो, 1.1, और इसका थर्ड क्वेश्चन करके दिखियो रजिस्टर पे। 1.1 का थर्ड पार्ट,
देखता हूँ इसका बहुत बढ़िया मधुर यार, ये क्या लिख देते हैं जी पर मोल। वेरी गुड, बस यही सुनना था मेरे को ना सिर्फ ये जानना था कि आप ये लिख दो, ये तो मेरे को पता था सब 16 कर देंगे, ये जानना था मेरे को कौन कौन बच्चा ग्राम पर मोल लिखेगा, क्योंकि ये क्या है मोलर मास। आपने क्या लिखा, ग्राम पर मोल लिखा, ग्राम पर मोल, क्योंकि ये मोलर मास है। आप पता लग गया, ये क्वेश्चन खत्म हो गया। जल्दी जल्दी से क्वेश्चन नंबर 15 पे आता है। 15 मैच करना है, प्रीफिक्स को मल्टीपल से मैच करना है। चलो माइक्रो बताओ किससे मैच होगा? 10 की पावर -6 से होगा। डेसी सेंटी मिली माइक्रो, वो टेबल निकाल लो। अगला बताओ डेका किससे मैच होगा? वेरी गुड, 10 से। मेगा किससे होगा? डेका हेक्टाकिलो, मेगा गीगा टेरा 6, बहुत बढ़िया। गीगा किससे मैच होगा? बहुत बढ़िया। फेम्टो, क्या बात है, ये भी होगा खत्म, बढ़िया। निशान लगाते हैं ना, ये सारी बुक हाईलाइट हो जाएगी, जैसे चैप्टर खत्म होगा ना सब हाईलाइट हो जाएगी सारी। अच्छा आ जाओ, आज का लास्ट क्वेश्चन और टारगेट खत्म। क्वेश्चन नंबर 27 का फर्स्ट पार्ट। 28.7 पिकोमीटर को बेसिक यूनिट में बदलना है। 28.7 पिकोमीटर को, चलो बताओ पिको क्या होता है? 10 की पावर 12 मीटर, यही होता है। क्या ये इतना आंसर लिखना सही है? क्या सिर्फ इतना आंसर लिखना सही है? नहीं। तो बताओ क्या कमी है? कमी ये है, एक नंबर के बाद डेसिमल लगाना कंपलसरी है पूरी केमिस्ट्री में। जब भी आप आंसर लिखोगे तो ऐसे लिखोगे, इसको बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन, एक नंबर के बाद डेसिमल। तो बताओ हैंड रेज करो, 10 की पावर क्या हो जाएगी? -30, दो गलत हो गया, -11। सही जवाब है -11। अब याद कैसे करें? बड़ा सिंपल यार, लेफ्ट में मल्टीप्लाई के लेफ्ट में देखो, इसमें इन दोनों को देखो, ज्यादा से क्या कर रहे हैं हम? कम कर रहे हैं ना। ये 28 से 2 कर दिया है, कम कर दिया ना तुमने इसको। तो अब यहाँ क्या करेंगे हम? इसको ज्यादा करेंगे। बोलो आया समझ में? तो -12 से एक डिजिट आगे गया है, तो एक नंबर आगे आने जाना है आपको। तो -12 से ज्यादा क्या होगा? -13 होगा। क्या? -13 होगा। इसके आंसर खत्म। अब अगला करके दिखाइए, 15.15 पिकोमीटर। चलो आंसर निकालो। अगला क्वेश्चन यही है, बहुत बढ़िया। हाँ, ये आएगा 15.15 10 की पावर -12 मीटर, तो 1.515 10 की पावर -11 मीटर हो गया। ये थोड़ा सा चैलेंजिंग है। 25,365 मिलीग्राम। ये करके दिखाइए। साइंटिफिक नोटेशन में ये थोड़ा सा गलत हो गया भाई। वेरी गुड, ये है करेक्ट आंसर। दूसरे बैच में भी कोई बच्चे कर पाए थे। तुम्हारा हुआ? वेरी गुड, ये भी ठीक है। 2 बच्चे, ये भी तुम्हारा हुआ? नहीं, ये गलत है। देखो भाई, मिली क्या है? 25,365 10 की पावर मिली क्या है? -3 ग्राम। साइंटिफिक नोटेशन में पॉइंट यहाँ पे है फिलहाल, अब इसको यहाँ लाना है। 2.5365
अब 10 की पावर बतानी है। अगर आप चाहो तो दो तरीके हैं, ये देखो ज्यादा से कम हो रहा है तो यहाँ कम से क्या करना है, ज्यादा करना है। ठीक है, कितना ज्यादा करना है, 1 2 3 4 पॉइंट तक ज्यादा करना है, तो करो भी 4 पॉइंट तक ज्यादा। -3 के बाद -2 -1 0 1 तो 10 की पावर 1 आ गई ग्राम। एक तरीका हो गया। एक ये तरीका जेंटलमैन तरीका है, 25365 10 की पावर -3 ग्राम है। तो देखो इसका करो, पॉइंट यहाँ है तो यहाँ लाओ, 2.5365 बोलो इसके लिए 10 की पावर क्या होगी, 4 होगी, और ये एज इट इज रख दो। अब बताओ 10 की पावर बेस सेम है तो पावर क्या होगी, क्या होगी बोलो, आंसर क्या है, आ गया ना, ये वही आ गया। दो तरीके बाकी करेंगे कल की क्लास में, आज का टारगेट हो गया खत्म।